जय हिंद साथियों, आज हम प्रकाश के परावर्तन से संबंधित नियम तथा गोलीय दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश तथा प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा था। आज हम एक ऐसे 4 नियम पढ़ेंगे जिससे उत्तल तथा अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनते हैं। यदि आपने इन नियमों को पढ़ लिया, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित ये 4 नियम है, यदि इन नियमों को आपने पढ़ लिया तो जो आपका ऑप्टिक्स चैप्टर है, प्रकाशिकी जो चैप्टर है 90% कवर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर नहीं छूटने वाला यदि आपने इन 4 नियमों को सही ढंग से पढ़ लिया। दोबारा आपको जिंदगी में भी इन नियमों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। शुरुआत करते हैं आज की गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण। सर्वप्रथम तो देखिए गोलीय दर्पण होता क्या है। ऐसा दर्पण, देखो दर्पण के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। मेरी प्लेलिस्ट पर वीडियो उपलब्ध है। मेरे चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट को खोलना, उसमें जो इसका प्रथम भाग है वो उपलब्ध है। तो देखिए गोलीय दर्पण होता क्या है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोल होता है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब है प्रकाश की किरणें जिस पथ से टकराती हैं और टकराने के बाद उसका परावर्तन होता है। मतलब इधर यदि पॉलिश कर दूं मैं, देखो यहां पर यदि मैं पॉलिश कर दूं तो परावर्तन कहां से होगा, इधर वाले भाग से क्या होगा, परावर्तन होगा। अब आपको ये भाग कैसा दिख रहा है, गोल दिख रहा है। मतलब ये क्या होता है, पूरा गोल होता है। ऐसा पूरा क्या होता है, ये कांच होता है, एक पूरा का पूरा क्या होता है, गोल। हम इसका भाग लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोल होता है, उस दर्पण को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण आपके कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण और जो दूसरा होता है वो होगा आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब देखो अवतल दर्पण क्या होता है। मतलब अवतल दर्पण, यदि मैं एक बार इसको साफ कर देता हूं, यहां से यही भाग ले लेता हूं, ठीक है। ऐसा दर्पण, देखो ये कोई दर्पण है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता, देखो ये अंदर की ओर धंसा हुआ, अंदर की ओर धंसा, पॉलिश कहां है, उभरे हुए भाग पर पॉलिश है। ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है अंदर की ओर धंसा होता है, उस दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और क्या खासियत है इस दर्पण की, यह दर्पण क्या करता है, जो प्रकाश की जो किरणें होती है यदि इस पर गिरती है तो प्रकाश की ये सभी किरणों को एक जगह क्या करता है, केंद्रित कर देता है। क्या करता है, एक जगह केंद्रित करता है। इसलिए इसका जो दूसरा नाम है, प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक जगह केंद्रित करता है, इसलिए इसका जो दूसरा नाम है वो हो जाएगा अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण। कैसे याद रखो, अभिसारी, देखो जितनी भी किरणें क्या करता है, एक जगह क्या करता है, केंद्रित करता है, एक जगह इकट्ठी करता है, इसलिए इस दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अब देखो इसका उपयोग कहां कहां होगा। इसका उपयोग सर्वप्रथम होगा सर्च लाइट में। कहां होगा, सर्च लाइट में। सर्च लाइट में इसका उपयोग होगा। दूसरा जो इसका उपयोग है वो होगा आपके दूरदर्शी यंत्रों में। दूरदर्शी यंत्रों में और होगा आपके सिनेमा घर के प्रोजेक्टर में। सिनेमा घर के प्रोजेक्टर में, ठीक है। और कहां उपयोग होगा, और उपयोग होगा इसका दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में। यह तो था अवतल दर्पण। अब यदि उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण कैसा होगा, यदि इसी दर्पण की मैं देखो अंदर की ओर पॉलिश कर दूं, दर्पण को लेकर कहां पॉलिश करनी है, अंदर की ओर, यहां पर पॉलिश कर दूं तो इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा, ये बार वाला होगा। अब देखो परावर्तक पृष्ठ कैसा आपका, इसका उभरा हुआ है, इसका कैसा था, धंसा हुआ, इसका कैसा, उभरा हुआ। तो ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या होता है, उभरा हुआ होगा। यह है इसका परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ कैसा है, उभरा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। अब इसकी क्या खासियत, देखो जैसे ही किरणें यहां टकराएगी ये इस प्रकार जाएगी। यहां पर देखो इसका वक्र, इस वक्र ऐसा था, अब इसका वक्र कैसा, इस प्रकार का। तो ये क्या करता है, किरणों को क्या करेगा, देखो यहां जाएगी किरणें, इधर जाएगी, यहां वाले नीचे आएगी, तो किरणों को क्या कर रहा है, फैला रहा है। ये क्या कर रहा था, किरणों को एक जगह केंद्रित करता है। तो ये क्या करेगा, किरणों को क्या करेगा, जितनी भी किरणें आती है इस पर ये किरणों को फैला देता है। तो इसको कहते हैं अपसारी। अपसारी
अभिसारी दर्पण। जो किरणों को फैलाता है उसको कहते हैं अपसारी, जो किरणों को एक जगह केंद्रित करता है उसको कहते हैं अभिसारी। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा? इसका उपयोग होगा सड़क किनारे लगे लैंपों में, सड़क किनारे लगे लैंपों में। और कहाँ इसका उपयोग हुआ? गाड़ियों का पश्च दृश्य देखने में, पश्च दृश्य देखने में। ठीक है, कहाँ उपयोग होगा? गाड़ियों में लगे जो आपका दर्पण है उनके जो पीछे का दृश्य है उनको देखने में कौन सा दर्पण होगा? आपके ये होगा उत्तल दर्पण। तो ये थे अवतल और उत्तल दर्पण। अब यदि गोले दर्पण से संबंधित परिभाषाओं की बात करें तो हम आगे पढ़ते हैं, इनकी संबंधित परिभाषा पढ़ेंगे कि गोले दर्पण में कौन कौन सी परिभाषा होती है, कौन कौन से मुख्य बिंदु होते हैं। अब देखो, एक मैं गोले दर्पण बना देता हूं, कोई भी बना लीजिए आप, उत्तल तथा अवतल में से कोई भी बना लीजिए। मैं उत्तल बना देता हूं, सॉरी अवतल बना देता हूं। ठीक है, यह है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है जो इसका यहां पर बीचों बीच में यदि एक बिंदु ले लें, यहां पर केंद्र इसका वो बिंदु होता है, इसको कहते हैं P से दर्शाया जाता है और इसको ध्रुव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ध्रुव बोला जाता है। अब ये देखो दर्पण पूरा देखो, यहाँ पे एक क्या है, एक भाग है, एक गोल, ये पूरा का पूरा यदि इसको गोल कर दे, ऐसा पूरा का पूरा क्या करें, यदि इसको गोल कर दें तो ये पूरा बन जाएगा आपके गोलीय दर्पण। ये पूरा ऐसा होता है। ठीक है, हम इसका केवल भाग लेते हैं, एक आगे वाला जो हिस्सा जहाँ से परावर्तन होता है वो लेते हैं। अब देखो आगे, अब किसी भी गोले का जो केंद्र होता है वो इसका भी केंद्र है, ये केंद्र है, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। और इसे किससे दर्शाते हैं? C से दर्शाया जाता है। अब यदि इनको मिला दे, देखो इस गोले का पूरा व्यास बना दे, ऐसे पूरा का पूरा इस प्रकार मिला दे इसको, तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव P को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ठीक है, अब यहां पर जो इसकी जो दूरी होगी, देखो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, ये दूरी आपको क्या कहलाती है? आपको पता, त्रिज्या के बीच में यहां पर एक बिंदु होगा, यहां पर जहां पर क्या करती हैं, किरणें आपस में मिलती हैं। प्रकाश के परावर्तन के पश्चात किरणें इस बिंदु पर आकर क्या होगी, मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसको कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। और इसको बड़े एफ से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब यदि इनके दो सिरों पर नाम दे दूं मैं M1 M2 और इनको ऐसे आपस में यहाँ पर देखो डॉट डॉट करके मिलाते हैं, तो जो ये वाला जो भाग है ये पूरा का पूरा यहाँ से दिख रहा है जहाँ से परावर्तन होता है, देखो इस भाग से पूरा का पूरा परावर्तन होगा, मतलब परावर्तन का क्या होगा, इनसे क्या होगा, क्षेत्रफल, जहाँ पर पूरा क्षेत्रफल बनता है इसको कहते हैं द्वारक। क्या कहते हैं? द्वारक बोला जाता है। ये थी इनकी, अब परिभाषा लिख देता हूं मैं, इनके मुख्य बिंदु हो गया है। देखो वक्रता केंद्र किससे कहेंगे? दर्पण जिस गोले का भाग है, जो आपके ये दर्पण है, दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का जो केंद्र है वो केंद्र आपका क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। आप नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं, देखो ये दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब देखो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष बोला जाता है। इस लाइन को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष बोला जाता है। अब देखो इस गोले की जो त्रिज्या है, ये जो आपका वर्त बन रहा पूरा, इस वर्त की त्रिज्या क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। आप ऐसे भी बोल सकते हो इसकी परिभाषा, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे मुख्य फोकस की बात करें। मुख्य फोकस की जो परिभाषा होगी वो होगी, प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस बोला जाता है। प्रकाश की किरणें, समांतर आने वाली किरणें, कौन सी किरणें? जो किरणें समांतर आएगी, समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस बोला जाता है। ठीक है, यदि द्वारक की बात करें तो दर्पण के जिस क्षेत्रफल में से
ये दर्पण दर्पण है। दर्पण के जिस क्षेत्रफल में से आपका प्रकाश का परावर्तन होता है उसका व्यास, दर्पण का जो पूरा का पूरा जितना व्यास से प्रकाश का परावर्तन होगा उसको कहते हैं द्वारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्वारक बोला जाता है। अब ये है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। आप सेम का सेम बना के इसको उत्तल दर्पण भी बना सकते हो। इस प्रकार सेम ऐसा बन जाएगा और आप यहाँ पर जो हो जाएगा मुख्य हो जाएगा, मुख्य जो है ध्रुव ये हो जाएगा और आगे यहाँ पर क्या हो, वक्रता केंद्र होगा, यहाँ पर हो जाएगा मुख्य फोकस। सेम ऐसा का सेम पार्ट किस में बन जाएगा? उत्तल दर्पण में बन जाएगा। अब देखो दोस्तों, प्रतिबिंब की बात करते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? यदि इनसे बनने वाले प्रतिबिंब, आपके जो दर्पण है उनसे बनने वाले प्रतिबिंब आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा आभासी प्रतिबिंब। कौन सा होगा? आभासी प्रतिबिंब। इन दर्पणों से बनने वाले कितने प्रतिबिंब होंगे? 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और दूसरा कौन सा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। देखो नाम से स्पष्ट, वास्तविक क्या होता है? कोई चीज वास्तव में होती है। आभासी का मतलब केवल हमें क्या होगा? आभास होगा। अब इनकी यदि परिभाषा की बात करें तो देखो, ऐसा दर्पण जिसमें क्या होता है? परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में मिलती है। क्या क्या होता है? किरणें वास्तव में मिलती हैं। ठीक है, किरणें क्या होती है? इसमें वास्तव में मिलती है। इसमें क्या होता है? केवल किरणों के मिलने का क्या होता है? आभास होता है। वास्तव में किरणें क्या होती हैं? इसमें मिलती नहीं है, केवल आती हुई प्रतीत होती है। दूसरे बिंदु से क्या होता है? आती हुई प्रतीत होती है। दूसरे देखो, इस दर्पण में क्या होता है? इसके प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आभासी में क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखो वापस से बता देता हूं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? ऐसा प्रतिबिंब जिसको हम क्या करते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और क्या होती है इसकी विशेषता? वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें वास्तव में क्या होती हैं? मिलती हैं। लेकिन आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है? इनकी किरणें क्या होती हैं? मिलती नहीं, केवल आभास होता है या फिर दूसरा बिंदु उससे आती हुई हमें क्या होती है? प्रतिबिंब होती है। ठीक है, अब आगे यदि बात करें, अब बात करते हैं उन 4 नियमों की जिसका भी आप इंतजार कर रहे थे। वो 4 नियम पढ़ते हैं, बहुत ही खास हैं इन दर्पण से संबंधित कि इनसे प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उनसे संबंधित ये 4 नियम है। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। अब देखो, गोले दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। पहला नियम देखिए, दोनों हम लेंगे, अवतल दर्पण भी लेंगे और उत्तल दर्पण भी लेंगे। सर्वप्रथम ले लेता हूं मैं अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है, इसके बाहर की ओर पॉलिश कर रखी है और हमें सब, अब देखो कौन सा है? अवतल दर्पण। अब देखो प्रथम नियम कहता है, यदि प्रकाश की किरणें दर्पण के समांतर आ रही, ये आपका दर्पण है, यदि प्रकाश की किरणें समानांतर चल रही है दर्पण के, इस प्रकार अनंत से आ रही किरणें, तो जो ये किरणें हैं देखो यहाँ पर बना दीजिए, मुख्य अक्ष बना दीजिए। ये आपका P है, यहाँ पर आपका F है, यहाँ पर क्या है? C है और ये मुख्य अक्ष है, ये बना दी मैंने। यदि प्रकाश की किरणें समांतर आ रही है, कहाँ से आ रही है? अनंत से। यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आ रही है, यहाँ से क्या होती है? टकराती है और यहाँ से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। परावर्तन होने के पश्चात ये किरणें क्या करती हैं? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। देखो यहाँ से जाएगी, ऐसे मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। ये वाली किरण भी कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। क्या देखा आपने देखा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, देखो यहां से परावर्तन हो रहा है, परावर्तन के पश्चात देखो दोनों कहां से गुजरती हैं? मुख्य फोकस से गुजरती हैं। कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरती है। तो प्रथम नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात
परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती है, मुख्य फोकस पर मिलती है। प्रथम नियम समझ गए ना? प्रकाश की किरणें यदि मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो परावर्तन के पश्चात कहां पर मिलेगी? मुख्य फोकस पर मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे हो समांतर आ रही है, परावर्तन हुआ, कहां मिलेगी? मुख्य फोकस पर मिलेगी। इसी प्रकार यदि उत्तल की बात करें, उत्तल में ऐसा होता है, ये मुख्य अक्ष होती है, ठीक है, यहां पर भी मुख्य अक्ष होती है पूरी की पूरी ऐसे, यहां पर भी क्या होता है? एफ होता है, इधर भी एफ होता है, इसमें भी होता है, ठीक है, एफ, यहां पर क्या होता है? सी, यहां पर भी क्या होता है? सी। अब देखो प्रकाश की किरणें क्या यदि ऐसे आ रही है, समांतर आ रही है, इधर से होता है परावर्तन इसका उत्तल में, ठीक है, क्या होगी? ये क्या करता है? किरणों को फैलाता है, तो किरण ऐसे फैल गई। ये भी क्या करता है? किरणों को, नीचे वाली किरण भी क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। अब यदि इन किरणों को आगे बढ़ाते हैं इस प्रकार, तो हमें कहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी? हमें ये मिलती हुई प्रतीत होगी मुख्य फोकस पर। तो प्रथम नियम समझ गए। सेकेंड नियम, दूसरे नियम की बात करें। दूसरा नियम कहता है, देखो फिर से बना लीजिए, ये P है और ये इसकी क्या है? F है, और यहाँ पर C है, ये आपकी मुख्य अक्ष है, ठीक है। दूसरा नियम है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होती हुई आ रही है, इस प्रकार आ रही है, यदि कोई प्रकाश की किरण क्या आ रही है? मुख्य फोकस से होकर आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। देखो प्रथम नियम का जस्ट उल्टा, समांतर आने वाली किरण कहां से गुजरती थी? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य फोकस से आने वाली किरणें, देखो मुख्य फोकस से आ रही है, आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ये दूसरा नियम। यहां पर भी बना लीजिए, ऐसे कैसे? ये बना दिया, ये इसका एफ है, ये इसका सी है, इधर भी बना, ये काल्पनिक है सब, एफ, और यहां पर क्या है? सी। तो देखो एफ से आ रही है, कहां से आ रही है? एफ, ये एफ यहां पे देखो, इस प्रकार जैसे ही आएगी तो ये क्या करता है? किरण ये क्या करता है? समांतर हो जाती है, तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? ऐसे समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसको आगे बढ़ाते हैं ऐसे, तो ये कहां से गुजरेगी? एफ से होकर गुजरे। तो आगे समझो दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि प्रकाश की किरण यदि मुख्य फोकस से होकर आ रही है, कहां से आ रही है? मुख्य फोकस से होकर यदि गुजरती है, तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। ये दोनों नियम एक दूसरे के क्या है? विपरीत हैं। अब देखो आगे तीसरा नियम पढ़ते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरे नियम में वही बनाओ, पहले देखो अवतल बनाओ, पहले अवतल दर्पण, ये इधर पोलिस है, ये इसका P है, और ये क्या है? पूरी यहां पर है मुख्य अक्ष, यहां पर F है, यहां पर C है। तीसरा नियम कहता है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, देखो वक्रता केंद्र से होकर यहां पर आ रही है, परावर्तन यहां से आ रही है, ऐसे क्या आ रही है? वक्रता केंद्र से। यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, तो यह परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस जाएगी। किरण जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पर क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। देखो वक्रता केंद्र से आई, वक्रता केंद्र से ही वापस जाएगी परावर्तन के पश्चात। देखो फिर से बोल रहा हूं, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात वो वक्रता केंद्र से ही जाएगी, मतलब जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से क्या हो जाएगी? ये वापस जाएगी। यह है तीसरा नियम। चौथा नियम, तीसरा देखो इसमें बना देते हैं, इसमें भी सेम का सेम है, यहां पर F, यहां पर C, यहां पर F, यहां पर C। देखो यहां से वो किरण इधर से आ रही, देखो ऐसे, तो इधर से ही आएगी और वापस जाएगी। एक ही रास्ते से, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस जाएगी। इतना याद रखना, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस जाएगी। कब जाएगी? जब किरणें वक्रता केंद्र से होकर आ रही है। जब किरणें कहाँ आ रही है? वक्रता केंद्र से होकर आ रही है। चौथा नियम है तिर्यक नियम, जिसको क्या बोलते हैं? तिर्यक नियम। देखो तिर्यक नियम कैसे? ये P है, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर F है, यहाँ पर C है, वक्रता केंद्र है। तिर्यक नियम का मतलब है, यदि प्रकाश की किरणें इस दर्पण पर समतल आपतित हो रही है, आपतित का मतलब इस पर गिर रही है,
पर यदि प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, तिरछी आपतित हो रही है, इस प्रकार आपतित होती है। यदि प्रकाश की किरणें तिरछी गिर रही हैं तो वापस क्या हो जाती है, वापस तिरछी ही निकलेगी। मतलब जिस कोण से वो आई है वही कोण बनाती हुई वापस, देखो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर होती है। यदि प्रकाश की किरण तिर्यक गिर रही है तो परावर्तन के पश्चात वो तिर्यक ही जाएगी। देखो तिरछी आ रही है, तिरछी जाएगी। जितना कोण यहाँ बनाया उतना का उतना कोण कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। यह था चौथा नियम। इधर बात करें इसकी तो मैं देखो सीधा बना देता हूँ, इधर ऐसे आएगी, ऐसे ही क्या जाएगी, वापस जाएगी। ऐसे जितना कोण बना है उतना का उतना यहाँ पर बनेगी। तो ये थे दोस्तों 4 नियम। फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला नियम, यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा नियम, यदि प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर आ रही हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। आई कहाँ से गुजरेगी, एफ से गुजरेगी। यदि एफ से आ रही है तो कैसे हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम क्या कहता है, यदि प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर ही गुजरती है। चौथा नियम क्या कहता है, यदि प्रकाश की किरणें तिर्यक आपतित होती हैं, यदि प्रकाश की किरणें तिर्यक आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात तिर्यक ही होकर लौटती है। मतलब जितना कोण यहाँ पर बना उतना का उतना कोण कहाँ पे बनेगा, यहाँ पर बनेगा। अब इन नियमों की व्याख्या, इन नियमों से हम प्रतिबिंब अगले अध्याय में बढ़ाएंगे। अगला वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों, बने रहना जब तक ये चैप्टर मेरा पूरा हो। आप प्रत्येक वीडियो को देखते रहना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। जय हिंद दोस्तों।